दिस इज़ लेक्चर 9th ऑन ग्रेविटेशन एंड आज के टॉपिक में हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स के बारे में हर चीज़, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसका मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, द बाइंडिंग एनर्जी, एवरीथिंग। ओके, तो पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट आपको सबको पता है, जो अर्थ के चारों ओर घूम रही है वो अर्थ की सैटेलाइट है ना। या फिर जो चीज़ मून के आसपास घूम रही है वो मून की सैटेलाइट। हर प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली सैटेलाइट किस चीज़ को बोलते हैं? अगर अगर कोई बॉडी अपनी साइज के कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाए यानी घूमे, तो उस चीज़ को हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये काफ़ी बड़ी बॉडी है, इसके आसपास एक छोटी बॉडी ऐसे घूम रही है। ऑलराइट, तो इसको क्या बोलेंगे? हम सैटेलाइट बोलेंगे। ओके, now so the basic definition is it is a body which continuously revolves around a much larger body in the stable orbit. stable orbit होना चाहिए। orbit क्या है? basically the path it is covering। ठीक है, जो path cover कर रही है it should be stable। ऐसा नहीं आज कुछ और कल कुछ और, नहीं, it should be stable, then it is termed as satellite। is that clear? अब सैटेलाइट दो तरीके की होती है, नेचुरल। तो अब नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। एग्जाम्पल, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। ऑलराइट, फिर आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या? जो मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एग्जाम्पल, स्पुतनिक, इट वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाय मैन एंड इट वॉज सेंट इन 1957। ऑलराइट, फिर आता है आर्यभट्टा। दिस वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1975। तो ये याद रख लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। आप किस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हो? देखो, आप जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो लौट के वापस आ जाती है। ठीक है, फिर और तेज फेंकोगे और ऊपर जाएगी, लेकिन लौट के वापस आ जाएगी। आपको क्या करना है? आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है। सैटेलाइट लॉन्च करने का मतलब है सैटेलाइट को फेंकना है। बेसिकली किस तरीके से फेंकना है कि वो वापस अर्थ पर लौट कर नहीं आए, लेकिन अर्थ के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन करने लग जाए। समझ आई बात? सैटेलाइट को हम कब बोलेंगे कि वो लॉन्च हो चुकी है? बेसिकली जब वो जाएगी और क्या करेगी, वापस नहीं आएगी, वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में घूमने लग जाएगी। इसको बोलेंगे हम लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी जिससे हम सैटेलाइट को भेजें और वो क्या करें, ऑर्बिट में घूमने लग जाए। ठीक है, समझ आ गया क्या होगा? तो देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर अ हाई टावर विद इट्स टॉप प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये आपने टावर खड़ा किया बहुत बड़ा सा। ठीक है, जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा, क्योंकि आपको दूर फेंकना है। अब ये क्या कर रहा है, ये चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। यहाँ से उस टावर से हम चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस थ्रो अ बॉडी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद डिफरेंट वेलोसिटीज। मतलब आप इस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से क्या कर रहे हो, आप जो सैटेलाइट है या जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्रो अ बॉडी, और थ्रोइंग अ बॉडी विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो और डिफरेंट हर बार बढ़ाते जा रहे हो। हर बार क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो जब आपने पहली बार फेंका तो वो कुछ इस तरीके से गिर गई, और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाई तो गिर गई, इधर गिरी, आगे गिरी थोड़ी देर, और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाई तो भी गिरी, लेकिन इधर गिरी। इससे ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाई ना तो वो गिर नहीं रही है, वो गिर नहीं रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उस अर्थ की फील्ड के बाहर भी जा रही है। जैसे वो इधर जाना चाह रही थी तो इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, ये अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ की वजह से ये क्या कर रही है, हर पॉइंट पे अपना सर्कल कंप्लीट कर रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इसको अपना सर्कुलर पाथ मिल गया। अब ना तो ये गिर रही है, ना ही ये उस अर्थ की फील्ड को छोड़कर बाहर जा रही है। तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि हाँ, अब ये सैटेलाइट हो गई है। ये जो बॉडी थी जो हमने फेंकी थी वो सैटेलाइट हो गई है, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये जो सब मैंने बताया उसको लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। As we go on increasing the velocity, basically we are throwing that body with different velocities and we are increasing it every time. Alright. So as we go on increasing the velocities of horizontal projection, basically क्या कर रहे हो तुम, तेजी से फेंक रहे हो, and you are increasing the horizontal component. Alright. The body will hit the ground at point further and further.
और दूर गिरती जाएगी जैसे जैसे फेंकोगे। कंक्लूजन क्या है, एट अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी द बॉडी विल हिट द अर्थ बट विल फॉलो अ स्टेबल पाथ अराउंड द अर्थ, ओके, एंड इट विल बिकम अ सैटेलाइट। दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब तुमने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और अब वो क्या कर रहा है, अब वो उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लग गया, मतलब उसे एक पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट मिल गई, ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलोगे, ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करो तो वो क्या बन जाए, सैटेलाइट, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्लियर है? अब देखो जरा डायग्राम समझ लो, क्योंकि हम जब डिराइव करेंगे तो इसी का हेल्प लेंगे। सो दिस इज योर अर्थ, इसका रेडियस इज कैपिटल आर, दिस इज योर कैपिटल एच, मतलब बेसिकली इट इज द हाइट ऑफ द टावर विद विच यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, एंड यू आर थ्रोइंग इट विद द वेलोसिटी v। ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है दैट इज h प्लस आर, दैट इज स्मॉल r, हमने ले लिया। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, तो ये सब लिखा है, कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m which is revolving around the earth in a circular orbit of radius r. Let v be the velocity, let v be the orbital velocity, okay? So अब देखो हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, हमें करना है, हमको ये जो मास m हमने प्रोजेक्ट किया है, हमको इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है, हमें इसे एक सर्कुलर पाथ में घुमाना है। मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, सर्कुलर मोशन कराना है। और हमें पता है कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स हमेशा पिक्चर में आता है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलेगा तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा, वही हमें करवाना है। ठीक है, और मुझे बताओ कि इधर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इसको सोचो। एक ही तो फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली जब आपका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, जो इसे सर्कल में रखने के लिए ज़रूरी है, वो हमें मिल जाए थ्रू योर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारा काम हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इक्वेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स को एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को। दैट कंडीशन विल गिव यू, जो भी वेलोसिटी से उससे आएगी, दैट विल गिव यू द ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस टाइम क्या हो गया, द सेंट्रीपिटल फोर्स हैज बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने तुम्हें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी, तो वो जो मास m की बॉडी थी, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये किया आपने, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, v इज इक्वल टू √g कैपिटल M बाय r, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल r क्या था, इट वॉज अ डिस्टेंस, ये सेंटर से लेकर पूरा वो, मतलब ये r था, ये h था, और पूरा जो था आपका डिस्टेंस वो r था। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, बट स्मॉल r इज r प्लस एच, दैट वी नो। तो b कितना हो गया आपका √gm, इस r की जगह क्या रख दोगे, r प्लस एच, ऑलराइट। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो, वी नो वन थिंग, कि जो g की वैल्यू होती है, स्मॉल g की वैल्यू वो कितनी होती है, gm अपॉन r स्क्वायर, ये तो हमने निकाला है। ठीक है, तो क्या इधर से gm की वैल्यू, क्या इधर से gm की वैल्यू आ गई gr स्क्वायर, वो आप इधर रख सकते हो gm की जगह। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी gm की जगह gr स्क्वायर अपॉन r प्लस एच। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस इज योर वेलोसिटी। ओके, सपोज द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ। अब देखो जनरली सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी सैटेलाइट्स होती है ना, वो अर्थ के बहुत ही पास में रिवॉल्व कर रही होती है, उससे ज़्यादा दूर जाएंगी तो वो एस्केप कर जाएंगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अगर अर्थ है तो जो भी सैटेलाइट होती है वो जनरली मैक्सिमम सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही पास रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, अगर बहुत ही पास रिवॉल्व करती हैं तो क्या मैं r प्लस एच को ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल R ही ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि h इतना छोटा है एज कम्पेयर टू r, मतलब अगर आप 1000 में 0.1 ऐड कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो इतना छोटा होगा, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, वील टेक इट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r। तो आपकी वेलोसिटी इस r प्लस एच की जगह मैं r लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, √gr, ऑलराइट। अब इस g की वैल्यू आप 9.8 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, हमें पता है दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8। तो आपने अभी क्या कंसिडर किया, थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस, थोड़ा सा, तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन टेक इट टू बी 9.8 एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। तो उसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा।
ठीक है. व्हेन यू सॉल्व इट द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इफ यू आर लॉन्चिंग, इफ यू आर सेंडिंग अ बॉडी with a horizontal velocity of 8 kilometer per second, it will start revolving around the earth. मतलब उसको एक ऑर्बिट मिल जाएगा and hence क्या कर सकते हैं हम? We can term that object as satellite. Clear है ये चीज़? Alright. So 8 kilometer per second is the orbital velocity. Remember for earth. Okay. अब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. ठीक है, क्योंकि हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो अराउंड द अर्थ बात कर लेंगे. ओके. सो फॉर्मूला क्या होता है? v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो फॉर्मूला होता है. अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा आपका सरकमफ्रेंस, क्योंकि चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो 2πr अपॉन टाइम. ठीक है. तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया? दैट t इज 2πr बाई वी. t इज 2πr बाई वी. v की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी. इट इज √gm अपॉन स्मॉल r. नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मूला. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. हमने जो अभी फॉर्मूला ऊपर डिराइव किया वो हमने अजम्पशन ले लिया था कि जो सैटेलाइट है इट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, बट दिस वाज द जो जनरल फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट में निकाला. ठीक है. तो बेसिकली आपकी जो टाइम पीरियड वो आ गया 2πr √r/gm. ये आ गया. ये जनरल बात कर रहे हैं, जनरल. ओके. अच्छा, अब इस r को मैं अंदर ले जाऊँ तो ये r² बन जाएगा. r² को बाहर लाते तो r बन जाता है, r को अंदर लेके जाओगे तो r² बन जाएगा. वो r² और ये r मिलके r³ बन गए. तो आपका बेसिकली टाइम पीरियड कितना आ गया? 2π √r³ अपॉन gm. एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला है, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है. ठीक है. बस m किसका ले लोगे आप? उस प्लैनेट का या उस बॉडी का जिसके अराउंड आपको क्या करना है? सैटेलाइट करवाएंगे, लॉन्च कराएंगे. अच्छा, जैसे वेलोसिटी में हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था √gm/r, तो ये टाइम पीरियड भी जनरल. बट वी नो दैट r स्मॉल r इज r प्लस h. दैट इम्प्लाइज टाइम पीरियड कितना हो गया? 2πr + h³ अपॉन gm. ओके. एंड ऑल्सो gm इज इक्वल टू gr² होता है. ये अभी हमने लिखा था कि g की वैल्यू क्या आती है? gm अपॉन r². तो gr² कितना हो गया? gm. उसकी वैल्यू रख दी तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया. ये क्या आ गया? टाइम पीरियड. अब जैसा हमने पहले किया था कि जो सैटेलाइट अगर वो अर्थ के पास होगी, इफ अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगा? r + h ऑलमोस्ट r के इक्वल हो जाएगा. तो आपने इधर r + h की जगह r रख दिया, तो आपका आंसर आएगा ये 2π √r/g. अब r की वैल्यू आपको पता है, g की वैल्यू आपको पता है. जब आप सब्सटीट्यूट करोगे इसको तो इसका आंसर आएगा 5078 सेकेंड्स. 5078 सेकेंड्स इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट. मतलब उसे 5078 सेकेंड्स लगेंगे टू टेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. इज दिस क्लियर? दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 8.46 मिनट्स. ओके. सो याद कर लेना इस चीज़ को. तो हमने क्या कर लिया? हमने वेलोसिटी कर ली, ऑर्बिटल वेलोसिटी. हमने टाइम पीरियड कर लिया. अब हम करेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट. ठीक है. हाइट ऑफ द सैटेलाइट. हाइट ऑफ द सैटेलाइट का मतलब क्या? कि किस डिस्टेंस से आपने उसको लॉन्च किया, मतलब कितना ऊपर जाकर ये इधर घूमने लगेगी. जहाँ से लॉन्च किया वहीं से तो चक्कर मार रही है. तो बेसिकली यू नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. दिस इज योर h. ये आपको कैलकुलेट करना है. बहुत ईजी है करना. टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट अभी आपने निकाल लिया, सब कुछ पता है. हमें क्या निकालना है? h निकालना है. ये h निकालना है. तो क्या करो? सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये अंडर रूट है. स्क्वायर किया तो क्या मिला? t² इज इक्वल टू 4π² √r + h³ अपॉन gr². ये मिल गया. ठीक है. फिर r + h³ क्या मिल गया? ये क्वांटिटी मिल गई आपको. ठीक है. सिर्फ इधर उधर करनी है चीज़ें. फिर आगे आपका r + h आपको 1/3 कर दो दोनों साइड, क्योंकि क्यूब मिला था. r + h मिल गया तो h मिल गया. ये मिल गया. अब आपको हर चीज़ की वैल्यू पता है अर्थ के रिस्पेक्ट में. g की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, टाइम पीरियड पता है, पाई की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है. इसको पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा. मतलब आपको बेसिकली वो हाइट मिल गई जिससे आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, या जिस हाइट पे वो सैटेलाइट मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी. ठीक है बात. नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट. एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं. हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L और उसका फॉर्मूला होता है mvr. वैसे mvr नहीं होता, इट इज़ r क्रॉस p. इट इज़ r क्रॉस p, जहाँ पे p आपका होता है mv, लीनियर मोमेंटम. लेकिन हमें पता है जब भी हम सर्कल की बात करते हैं, तो जो थीटा होता है इट इज़ 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 0, सॉरी साइन 90 इज 1.
तो आपका जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम टू बी MVR। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज MVR। ऑलराइट, अब हमें पता है वेलोसिटी कितनी है, √GM/r। ये तो कॉमन वेलोसिटी निकाली थी हमने, तो L कितना हो गया, m √GM/r × r। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ओके, अब ये कितना हो गया, ये m अंदर अगर गया तो m² बन जाएगा, और ये भी r अंदर गया तो r² बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सब कुछ रूट के अंदर ले लिया, तो मिल क्या गया, Gm², कैपिटल M r²/r। ये कैंसिल हो गया, तो L कितना आ गया, ये क्वांटिटी L इज इक्वल्स टू √Gm², कैपिटल M r। अब सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। वो मास आपको पता होगा, जो मास आप जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उसको थ्रो कर रहे हो उसका मास पता है, G तो कांस्टेंट है, M पता है, R भी पता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। अब एक और चीज कर लेते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब उस सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसके पास एनर्जी होगी। कितनी तरीके की एनर्जी होगी उसके पास, 2 तरीके की, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उसके पास कुछ स्पीड है, और पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे है उसकी वजह से उसके पास पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेलोसिटी एंड वी नो इट्स फॉर्मूला, इट इज ½ mv²। वेलोसिटी अभी तो हमने निकाली √Gm/r, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो, ½ mgm/r। इसको सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। इज दिस क्लियर? इसमें तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया। ठीक है, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ये वाला जो लेक्चर था उसमें पता है कि ये आपका अर्थ है, अगर मास m इसके आसपास है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट विल बी -Gmm/r। इज दिस क्लियर? तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, ये तो फॉर्मूला से आ गई डायरेक्टली। तो क्या हुआ, दोनों को ऐड करोगे तो विल गेट द टोटल एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, G कैपिटल M m/2r माइनस G कैपिटल M m/r, विच कम्स आउट टू बी दिस। अब ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है। देखो ओवरऑल जो एनर्जी आई है ऑब्जेक्ट की वो नेगेटिव आई है, उस सैटेलाइट की नेगेटिव आई है। नेगेटिव क्या दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर कोई चीज अट्रैक्ट करे तो नेगेटिव आएगा, और हमें पता है कि जो सैटेलाइट है वो अपनी पोजीशन पे क्यों घूम रही है, बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, it is being binded by the earth. all right, so negative sign shows the satellite is bound to the earth due to the attractive forces. is this clear? ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपने ये निकाला था, काइनेटिक एनर्जी ये निकाला था, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था, वो निकाला था आपने -G कैपिटल M m/2r, यही निकाला था। टोटल एनर्जी यही आई थी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ TE, मॉड कितना हो जाएगा, अगर मैंने मॉड लिया तो माइनस साइन गया, तो टोटल एनर्जी का मॉड जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी आपकी, वो आती थी -Gmm/r, लेकिन अगर मैं उसका मॉड ले लूँ तो वो हो जाएगी Gmm/r। एंड कैन आई राइट इट एज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, मुझे रिलेशन मिल गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ है, मुझे टोटल एनर्जी का मॉड निकालना है तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा, और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का मॉड निकालना है तो वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं करवा रही हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज x जूल, फाइंड इट्स टोटल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है, देखो काइनेटिक एनर्जी जितनी है टोटल एनर्जी उतनी होगी, बस साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी वो आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई करो और साइन चेंज कर दो। अगर मॉड पूछते, मॉड ऑफ PE या मॉड ऑफ TE, तो सेम क्वांटिटी लिख देते तुम लोग विदाउट साइन। लेकिन अगर प्रॉपर TE और PE पूछा है आपसे, पोटेंशियल और काइनेटिक टोटल एनर्जी, तो साइन के साथ लिखोगे, बिकॉज यू शुड नो दैट टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी इज तो ऑलवेज नेगेटिव। समझ आ गई बात? ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इन्फिनिटी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बेसिकली वो एनर्जी जो बाइंड कर रही है ना, या कितनी एनर्जी आप उसको दो कि वो छोड़ के चली जाए अपना ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव ले लो, उसके पास जो टोटल एनर्जी है उतनी एनर्जी आप उसको दे दोगे तो वो छोड़ के चली जाएगी। समझ आई बात?
तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यानी माइनस ऑफ माइनस GMM/2r, विच कम्स आउट टू बी दिस. So this is binding energy of the satellite. Okay.